हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर सेकेंड, जो कि रहेगी आप लोगों की फ्रिक्शन की। ठीक है, तो कल जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमने थ्योरी की क्लासेस आपके साथ डिस्कस की थी, और आज हमारी जो क्लास रहने वाली है दैट इज़ टोटली ऑन द न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। एज यू पता ही है आपको, ठीक है, अपना कॉपी और पेन जो है हाथ में रखें। चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या है, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ए ब्लॉक रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री टेक्स टाइम टी टू रीच द बॉटम। द सेम ब्लॉक रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द रफ इंक्लाइन surface या प्लेन सेमी इंक्लाइन सेम inclination takes 2t time to reach the bottom. The coefficient of friction फाइंड आउट करना है अपने को, क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि है क्या इसके अंदर। देखिए, तो पेशेंस यहाँ पे आप लोगों का सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन में जस्ट देखते हमारे को आंसर जो है वो पता चल जाता है, बट यहाँ पे हमें ऐसा आंसर नहीं पता लगेगा। तो इसीलिए बी पेशेंट, तो हमें यहाँ पे सोल्व करना है, ठीक है। चलिए, इसने बोला है कि ब्लॉक रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइन सरफेस। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक स्मूथ इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन है जो कि 45 डिग्री एंगल पे। तो यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ा ऊपर से, क्या है, रेस्ट से हमने एक ब्लॉक को यहाँ पे नीचे की तरफ स्लाइड करा है, ठीक है जी। जो ये कह रहा है कि नीचे आने तक, ये जब नीचे आ रहा है टोटली, तो यहाँ पे ये टी टाइम टेकन कर रहे हैं, ठीक है। ये बात कर रहे हैं किसकी, स्मूथ सरफेस मैंने डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आज वाली क्लासेस में जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, फोर्सेस जितनी भी एक्ट करेंगे यहाँ पे, उनको हम आज वाली क्लासेस में देखेंगे कि किस तरीके से फोर्सेस लगती हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं और कौन सी फोर्स किसके साथ बैलेंस होती है, वो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, ये कह रहा है टी टाइम ले रहा है वो बॉटम तक पहुँचने के लिए। सेम ब्लॉक है रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए रफ इंक्लाइन सरफेस। हमारे पास दूसरा क्या है, रफ इंक्लाइन सरफेस है, रफ सरफेस है, ठीक है। इंक्लाइन तो दोनों ही है, ठीक है जी। सेम इंक्लिनेशन पे है, इसका मतलब 45 डिग्री पे ही ये, ठीक है। टेक्स 2t टाइम, यहाँ पे अगर सेम ब्लॉक को हम नीचे की तरफ एक्सलेट करवाते हैं तो क्या कह रहा है, ये 2t टाइम लेता है नीचे आने में। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे बताना है। देखो, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम निकालेंगे वो स्मूथ के लिए निकालेंगे या रफ के लिए निकालेंगे, पहले तो मेरे को ये बताओ, जो हम कोफिशिएंट ऑफ सरफेस यहाँ फ्रिक्शन यहाँ पे निकालने वाले हैं, वो रफ सरफेस के लिए निकालेंगे या फिर स्मूथ सरफेस के लिए निकालेंगे। वो हमारे पास होगा रफ सरफेस के लिए, क्योंकि रफ सरफेस में ही फ्रिक्शन एक्ट करता है। स्मूथ सरफेस में कोई फ्रिक्शन हम यहाँ पे, जो मतलब फ्रिक्शन लगता है बट वहाँ पे विच इज़ वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट दैट, ठीक है। चलिए सिचुएशन फर्स्ट की बात करते हैं। इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये है ब्लॉक, नीचे क्या लगेगा इसका, मतलब यहाँ पे देखो इसका रिजोल्व कैसे करना है। जो ये वैल्यूज है अपने पास, आई थिंक सभी को यहाँ पे कंप्लीटली दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg। mg को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो ये एंगल 45, तो ये एंगल भी 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। 45 अगर होगा तो ये क्या बनेगा, m cos 45, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर बनेगा mg sin 40, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगी, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी r, नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगी, आर यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे जो एक्सलेशन रहेगा, ये किस एक्सलेशन के साथ नीचे आएगा, तो वो एक्सलेशन क्या रहेगा, देखो नीचे आ रही है, यानी कि टोटल जो फोर्स लग रही है दैट इज mg sin थीटा नीचे की साइड में, और एक्सलेशन नेट कहाँ हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में ही हो रहा है। इसका मतलब स्मूथ में कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, अपने पास फ्रिक्शन नहीं है, बैक साइड में कोई भी यहाँ पे फोर्स नहीं लग रही। तो दीज टू फोर्सेज दैट इज द अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एम ए इज इक्वल टू mg sin 45, किसके बराबर होगा, mg sin 45 के, ठीक है। यहाँ पे पुट करो mg, एम ए इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन 45,
होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाली जो फोर्स है वो तो आर के साथ बैलेंस हो रही है। हम कह रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन एक्ट कर ही नहीं रहा क्योंकि सरफेस कैसा है, स्मूथ है। दैट्स वाई यहाँ पे ये हो जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आया, A1 बोल देते हैं उसको, A1 आया sin 45 के बराबर। यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर देते हैं जी। sin 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। हमें डिस्टेंस अगर निकालना हो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब बेसिक जो सिचुएशन यहाँ पे जाने वाली है क्वेश्चन की वो किस तरीके से करेंगे, हम इसमें डिस्टेंस निकालेंगे, इसमें डिस्टेंस निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो सेम डिस्टेंस दोनों में सेम कवर कर रहा है, बाकी कुछ सेम हो ना हो बट डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। एक्सेलरेशन है हमारे पास, टाइम है, टाइम एक्सेलरेशन डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड कौन सी वाली लगाएंगे यहाँ पे, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा, S1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ A1t स्क्वायर। T1 टाइम आएगा, T1 टाइम आएगा क्योंकि सेकंड सिचुएशन में टाइम अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, S1 इज इक्वल टू, इसने क्या बोला था कि बॉडी मेरी कहाँ से रिलीज हो रही है, रेस्ट फॉर्म से रिलीज हो रही है। रेस्ट फॉर्म का मतलब इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0 होगी। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 A1t स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि T1 जो है हमारा कितना है, T1 इज इक्वल टू T है, T1 इज इक्वल टू T है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे A1 की वैल्यू, A1 पुट करो, यहाँ पे कितना आएगा, हाफ ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा G/√2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, T स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बोल देते हैं इसको, इक्वेशन है फर्स्ट अपने पास बन गई। अब हम सेम सिनेरियो निकालते हैं किसके लिए, रफ सरफेस के लिए। रफ सरफेस में क्या होगा, यहाँ पे देखो फोर्सेस किस तरीके से एक्ट करेंगे। ये मेरे पास लगेगी नीचे mg, ठीक है, यहाँ पे बनेगा mg का 45 वाला कंपोनेंट, दैट इज mg। यहाँ पे मैं कोस थीटा लिख दे रही हूँ क्योंकि बार बार 45 लिखेंगे, इससे अच्छा हम लास्ट में जाके 45 उसको पुट कर दें। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे कोस थीटा बनेगा और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा mg साइन थीटा। अगर ये एंगल मेरा कितना है, थीटा, एंड थीटा मस्ट बी 45, कितना होगा, थीटा 45 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है जी, यहाँ तक बताओ सभी को क्लियर है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगी, एक मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में, दैट इज आर। यहाँ पे रफ सरफेस है, इसका मतलब फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, नेट एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ, A2 बोल देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग वाली सिचुएशन का A1 था एक्सेलरेशन, A1 निकाला हमने। सिमिलरली A2 निकालेंगे। अब ये जो A2 आएगा, एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे, वो किसके इक्वल जाएगा, देखो R मेरा किसके इक्वल होगा, R जो है mg कोस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, नीचे जो फोर्स लग रही है, टोटल फोर्स नीचे लग रही है, यहाँ पे क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। अगर बॉडी चल रही है तो हमारे पास कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, दैट इज काइनेटिक। कौन सा आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन भी आप मतलब अच्छे से समझ लेते हो तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का ट्राई करती हूँ कि एक टाइप का एक ही क्वेश्चन हो, ठीक है, जिसको हम बहुत बेसिकली मतलब हर एक चीज़ उसके बारे में समझ लें, ताकि आपको कोई भी दूसरा उस तरीके का क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसीलिए अगर टाइम लग रहा है तो वो आपके बेनिफिट के लिए लग रहा है। ठीक है, ये मत सोचना कि जैसे क्वेश्चन आया और फटाफट से उसको उड़ा देते, फिर वो कंसेप्ट भी उड़ जाए, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचेगा फिर। चलिए, तो R इज इक्वल टू mg। ठीक है, यहाँ पे अगर फोर्सेस को, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वाली फोर्सेस हैं, इनको बैलेंस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास जो नेट फोर्स आएगी MA2 जो फोर्स आएगी वो किसके इक्वल होगी, नेट फोर्स लग रही है mg साइन थीटा, नीचे की तरफ माइनस इससे क्या कर देंगे, फ्रिक्शन फोर्स। फिर जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो तो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा ना, क्योंकि एक बैक साइड में लग रही है, एक आगे की तरफ लग रही है। यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं रही थी, दैट्स वाई हमने लिया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आया, MA2 इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस, ये किसके इक्वल होता है, म्यू के आर के इक्वल होता है। फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगी, म्यू के आर के इक्वल होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या बना मेरा, MA2 इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू के तो ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आर की वैल्यू कितनी आई, mg कोस थीटा, क्या बनी, mg कोस थीटा। यहाँ से m और यहाँ से भी m जो है कैंसिल आउट, तो A2 की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, g कॉमन आया, g यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी बाहर, यहाँ पे बना साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। इसकी वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन अगर मेरे पास आ गया तो हम क्या पुट करेंगे, अभी क्या निकालेंगे, ये वाला चीज़ कहाँ गई अपनी,
क्या था यहाँ पे 1/2 A1 और यहाँ पे फिर S1 की वैल्यू निकाली थी, दैट इज हाफ ऑफ A1 की वैल्यू पुट की थी g/√2। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने निकाली थी S1 की वैल्यू, सिमिलरली यहाँ पे S2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज S2 इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या आएगा, ut2 प्लस हाफ ऑफ A2 T2 स्क्वायर। ठीक है, इनिशियली ये भी किस पे थी, रेस्ट पे थी, दैट्स वाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पे S2 कितना बना, S2 आया जी मेरा 1/2 A2 की वैल्यू पुट करो, g साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा, यही होगा। और इनटू में क्या आ जाएगा, T2 स्क्वायर। अब T2 कितना था, T2 दैट इज 2t, कितना टाइम ले रहा था ये, 2t के इक्वल ले रहा था। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2t का स्क्वायर, क्या बनेगा, 2t स्क्वायर। यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 4 बनेगा, क्या बनेगा, 4 बनेगा। 4 इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँ, दैट इज 4t स्क्वायर। ठीक है ना, तो 4t स्क्वायर, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना बना मेरे पास 2। तो ये मेरी पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आगे लिखेंगे, 2g आगे है साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा और इनटू में कौन है, t। तो ये वाला जो डिस्टेंस आया है S2 और S1 जो डिस्टेंस आया था ये फिर से इरेज हो गया, दैट इज कितना था, ये हाफ ऑफ A1 इज इक्वल टू, S1 आया था हाफ ऑफ A की वैल्यू थी g/√2। ठीक है, ये S2 की वैल्यू, S1 और S2 को हम क्या करेंगे, इक्वल प्लेस करेंगे, क्योंकि बॉडी जो है यहाँ पे सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या होगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं कि S1 S2 क्या होंगे मेरे पास, इक्वल होंगे। S1 S2 मस्ट बी इक्वल। S1 की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ, या हम इसको लिख सकते हैं GT² / 2√2, क्या होगी ये, GT² / 2√2। और इस वाले की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, 2g साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, दैट इज T2। ओके, यहाँ पे आएगा 2g साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा और t स्क्वायर। यहाँ पे इस वाले में हमने बोला था कि थीटा की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, तो थीटा कितना था यहाँ पे 45 था, थीटा कितना था जी 45 था, 45 था, तो इसमें पुट कर दो पूरी वैल्यू में। ये फाइंड आउट कर लेते हैं सेपरेटली, कितना आएगा 2g, इसको चलो ले लेते हैं, 2g साइन 45 कितना होता है, हाँ जी साइन 45 दैट इज 1/√2, 1/√2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा म्यू के, और कोस 45 भी कितना होता है 1/√2, और यहाँ पे आ जाएगा t। नो प्रॉब्लम, क्या बना 2g√2 को यहाँ पे क्या है एलसीएम, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस म्यू के टी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू मतलब हमने सोल्व कर ली, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बना, यहाँ पे बना GT² / 2√2 विच इज इक्वल टू 2g 1 माइनस म्यू के टी स्क्वायर और अंडर दी 2 अंडर दी रूट। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो उसके बाद क्या हुआ, √2 से √2 कैंसिल, GT² से GT² कैंसिल, यहाँ पे बचा 1/2 एंड विच इज इक्वल टू 2 × 1 माइनस म्यू के, म्यू के आ गया, म्यू के दैट इज म्यू के ही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए इतनी रामायण यहाँ पे कर रहे थे। ये इसको नीचे लेके आएंगे, दैट इज 1/4 एंड 1 माइनस म्यू के को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो म्यू के इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आया, यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो कितना आ गया 3/4। ठीक है, अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ओके, ऑप्शन इसके किस में है, पॉइंट में, तो इसका मतलब भी अपने को ये भी सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो इसको क्या बनेगा, ये बताओ, इसको देखो सोल्व करने का इसी तरीका है ये, इसको काटेंगे 25 की से साथ 75 ओवर 100 दैट इज 0.70। ठीक है, यानी कि हम नीचे क्या करें 0 0 बना ले, तो वो उस तरीके से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए। कितना आ गया 0.75। यूनिट क्या बनेगी, यूनिट क्या बनेगी इसकी, कोई भी यूनिट यहाँ पे नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है निकाला हमने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाला है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है नो यूनिट, दैट्स वाई अपनी वैल्यू कितनी आ गई 0.75। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 0.75। क्लियर हुआ। ठीक है, एक बार इसका जो है आप लोग नोट कर लो इसको फटाफट से।
नोट करो, या फिर इसको जैसे स्क्रीनशॉट लेके आपने रखना है, किसी भी तरीके से आप इसको अपनी डायरी में कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ तक नोट करिए फटाफट से। और किसी भी अगर कोई भी स्टेप में पर आप लोगों को डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड, ये लीजिए जी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसको अब देखते हैं किस तरीके से वो होगा। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन हैविंग एंगल थीटा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड द इंक्लाइन प्लेन। देखो यहाँ पे मैंने सेपरेटली आप लोगों को डेरिवेशन करके नहीं दिखाया, क्योंकि आगे क्वेश्चन उसी तरीके के हैं, तो इसी क्वेश्चन में भी हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे यही सेम चीज हमने पीछे वाले क्वेश्चन में कर ली। क्या कह रहा है कि एक मेरे पास यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस है जो कि एंगल थीटा पे इंक्लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर एक बॉडी स्लाइड कर रही है। क्या कर रही है? एक बॉडी नीचे की तरफ स्लाइडिंग डाउन आ रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर इसका म्यू है तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो कितना आएगा। एक्सेलरेशन हमें देखो, ए एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी नीचे आ रही होगी, ये एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही होगी, तो यहाँ पे लगेगा इसका एक मास, दैट इज वेट, जिसको हम बोलते हैं एम जी के इक्वल। एम जी को हम रिजोल्व करेंगे तो एम जी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एंड दीज टू कंपोनेंट्स आर नोन एज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एंड दीज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे ये थीटा है, ये भी थीटा बनेगा, ये क्या आया? एम जी कोस थीटा। ये वाला कंपोनेंट बनेगा एम जी साइन थीटा। रिजोल्व करने आते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी बॉडी के परपेंडिकुलर, दैट इज आर। बॉडी आ रही है नीचे की तरफ, बॉडी कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी पीछे की तरफ। ठीक है, चल रही है तो कोई कौन सा फ्रिक्शन आएगा? यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। क्लियर? चलिए अब उसके बाद क्या कर देते हैं, फोर्सेस को हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे हमें पता है वर्टिकल फोर्सेस में अगर देखें तो आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है इस बात में, तो ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखें तो नीचे दो फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन भी नीचे आ रहा है और एक एम जी साइन थीटा वाली फोर्स भी नीचे लग रही है, और दूसरी साइड लग रहा है अपने पास एफ के, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन नेट फोर्स जो आती है हमारी वो किसके इक्वल आती है? एम ए के इक्वल। न्यूटन क्या कहता है कि जो टोटल फोर्स बचेगी पूरे सिस्टम पे वो एम मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आएगी, ठीक है। नेट जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, इसका मतलब ये वाली फोर्स क्या है? ज़्यादा है। इसमें से जो बैक साइड में लग रही है उसको माइनस कर दें, नेट तो ऐसे ही निकालेंगे। कितनी आया? एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, माइनस एफ के की वैल्यू पुट करो, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के आर, क्या बनेगी? माइनस म्यू के आर। यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एज इट इज, आर की वैल्यू पुट करेंगे जी, कितना आ गया? एम जी कोस थीटा। कितना आया? एम जी कोस थीटा। इधर क्या चल रहा है अपना? एम जी चल रहा है। एम जी दोनों में से क्या आया? कॉमन। एम जी क्या आया? दोनों में से कॉमन। अगर एम जी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बताओ? अंदर क्या बचेगा? यहाँ से बचा साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा, और यहाँ क्या था? एम ए था। एक्सेलरेशन निकालना तो ए, यहाँ से एम कैंसिल, दैट इज जी साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। ठीक है, म्यू के, इसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा था अपने को? म्यू दे रखा था, तो म्यू के की जगह पे हम म्यू पुट कर देंगे, दैट इज हमारा आंसर बनेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहे हैं? म्यू कोस के साथ आएगा, यहाँ पे म्यू कोस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा अपना? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन बी जो है क्या है? करेक्ट ऑप्शन अपना रहेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, नोट करिए इसको फटाफट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए फोर्स ऑफ 48 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव ए ब्लॉक ऑफ ए वुड ऑफ 10 kg ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ, हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे निकालना है। चलिए जी फिगर बनाते हैं उसके पहले डायग्राम। क्या कह रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास कितना है 10 kg है। कितना मास है, 10 kg है। ये कह रहा है 48 न्यूटन की जस्ट एबल टू मूव, यानी कि उसको जस्ट चलाने के लिए हमने कितनी फोर्स अप्लाई की है, दैट इज 48 न्यूटन। हमने जो फोर्स लगाई है जी कितनी लगाई है, 48 न्यूटन लगाई है। पीछे क्या लगेगा, एक यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। जस्ट स्टार्ट टू मूव है तो इसको क्या बोलेंगे हम, जस्ट स्टार्ट टू मूव है तो इसको बोलेंगे स्टैटिक, कौन सा, मैक्सिमम। मैक्स वैल्यू जो आएगी यानी कि लिमिटिंग वाला, जस्ट वर्ड जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके ऊपर फोर्सेस देखो कौन कौन सी लगेंगी। सारा यहाँ पे खेल किसका है, फोर्स का ही है। ठीक है, बाकी तो कुछ चीज़ एक्ट कर ही नहीं रही यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे आर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, ये नीचे लगेगा एक वेट इसका, दैट इज mg। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस करो जो फोर्सेस हैं, यस बैलेंस करिए फोर्सेस कौन कौन सी यहाँ पे होंगी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना अपने को। देखो जस्ट स्टार्ट टू मूव है, इसका मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स को जस्ट नेग्लेक्ट करने के लिए, यानी कि हमने जो अप्लाइड की है फोर्स वो इसी के बराबर है, तभी तो बॉडी चली है ना, अदरवाइज तो चलती ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास आर जो है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। और एफ एस जो मैक्स वैल्यू आएगी ये किसके बराबर होगा, म्यू एस आर के बराबर होगा, पता है इस बात का। तो यहाँ पे एफ एस मैक्स वैल्यू पुट करो आर की, क्या आएगा, म्यू एस एम जी, म्यू एस एम जी। अब यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आएगी, जी क्या रहेगा आप लोगों का, जी की अगर बात करते हैं तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ के लिए होती है इसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या है, एक्सेलरेशन है। और अर्थ के लिए अगर बात करते हैं स्पेसली तो वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, या फिर वी कैन टेकन इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इतना भी ले लेते हैं हम इसको, अप्रोक्सीमेटली इसको ले आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस जी। एफ एक्स मैक्स कितनी वैल्यू हमने पुट की है, दैट इज 48 न्यूटन, 48 न्यूटन लगाई है यहाँ पे। म्यू एस हमें निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, एम मास कितना है, मास है जी 10 kg, मास कितना है 10 kg। और यहाँ पे अगर देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर, जी की वैल्यू कितनी रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। म्यू एस यहाँ पे फाइंड आउट कर दो, कितना आएगा 48 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे लिखें इसको 98 और डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे किससे, 10 से, जीरो खत्म इसकी। यहाँ से इसको काटेंगे, कितने पे कटेगा ये, 10 से 10 गया 98 और यहाँ पे है 48, तो 2 पे काटते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे इसको काटेंगे 2 और 4। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 जा रहा है, यानी कि 24 2 जा कितना होता है 48 होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 आएगा, बट 2 नहीं आएगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि देखो अगर हम ऐसे भी ना सोल्व करते, इसको ये लेके भी सोल्व करते तो भी आंसर में कोई ज़्यादा सा डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है ऑप्शंस में। तो 1/2 वैल्यू हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली आगे किसकी, म्यू एस की। और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, 0.5 के बराबर होगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होगा यहाँ पे। दैट इज ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी जो है क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको क्वेश्चन को। हाँ जी, ठीक है, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट को देख के अपने को घबराना नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट फ्रिक्शन वाले की ऐसी ही मिलेगी, जितनी ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट होगी अपने को उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो उसको देख के अपने को यहाँ पे घबराना नहीं है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, लाइन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक 2 kg मास का बॉक्स रखा हुआ है,
द मैक्सिमम फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स। हमने अप्लाई किया, अप्लाई करते हैं तो हमेशा ये डायरेक्शन दिखाओगे, 10 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई की इन द हॉरिजॉन्टल बॉक्स सच दैट द बॉक्स डज नॉट मूव। इस तरीके से कि हमने जो फोर्स लगाई वो क्या है, मूव ही नहीं किया बॉक्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या बताना है अपने को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पे वो बताना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसने बोला है डज नॉट मूव। क्या बोला है, डज नॉट मूव। तो अगर मूव नहीं कर रही इसका मतलब रेस्ट पे है, और रेस्ट पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, रेस्ट पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंपल बात, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है कौन सा, ये अगर रेस्ट पे है तो मेरे पास लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एक और नाम देते हैं, यहाँ पे इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, क्या इसको बोला जाता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये बात आपको आगे भी काम आएगी, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोला जाता है। किसको, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग क्यों बोला जाता है इसको, वो देखो। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो इसका जो फ्रिक्शन था लग रहा था, इस क्वेश्चन की बात नहीं करी, पर्टिकुलर जनरल, कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इस बॉक्स के लिए जितना था तो वो था मेरे पास 20 न्यूटन। कितना था, 20 न्यूटन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। अब मैं पूछूं आपसे फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना होगा। ये तो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये तो, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। 10 न्यूटन मैंने फोर्स अप्लाई की इस बॉक्स के ऊपर, जबकि इसका लिमिटिंग की वैल्यू कितनी थी, 20 न्यूटन थी। तो बताओ जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वहां पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो वो कितनी होगी, 10 न्यूटन ही होगी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 15 न्यूटन अप्लाई किया, इसी की जगह पे 15 न्यूटन अप्लाई किया। अब बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 20 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, अब कितना होगा, 15 न्यूटन होगा। तो ये क्या कर रही है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। और जब इसकी मैक्स वैल्यू आएगी, यानी कि लिमिटिंग वाली वैल्यू आएगी 20 न्यूटन, तब ये मूव करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि 10 न्यूटन लगाया हमने, हमें पता ही नहीं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। इस वाले केस में हमें नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, ठीक है। तो हमारे लिए ये क्या होगा, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आंसर क्या रहेगा इसका, दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स चेंज होती रहती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स क्या करेगी, चेंज करेगी। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चंस में तो बता सकती हूँ, ओके, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। एक बार दोबारा से आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एक ब्लॉक आ रहा था ऊपर से, एक बार स्मूथ सरफेस लिया हमने, एक बार रफ सरफेस लिया। इसमें क्या किया हमने, कोई भी यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा था, फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका निकाल दिया एक्सलेशन, एक्सलेशन निकाल दिया फोर्सेस को बैलेंस करके। तो एक्सलेशन आने के बाद हमने डिस्टेंस निकाला, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज़ क्या थी कि सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमने इससे एक्सलेशन क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला, इससे डिस्टेंस निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया। इसमें कैसे निकाला, इसमें फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था तो सारी फोर्सेस को हमने काउंट किया, फिर वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस की और फिर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस की। फिर वैल्यू पुट करेंगे फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के आर की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे फिर हमने क्या निकाल लिया, S2, दैट इज द डिस्टेंस इन सेकेंड केस में डिस्टेंस उतना आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि 45 एंगल पे दे रखा था, 45 पे था तो दोनों फोर्सेस को, इसको डिस्टेंस को निकाल के हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करके बाद अपने पास जो बना दैट इज किसकी वैल्यू आ गई, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कितना आया था 0.75, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया था सभी को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन फिर यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का था कि अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो हमारे पास एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। यही क्वेश्चन अगर मैं अपवर्ड मोशन में पूछूं तो क्या होगा, अपवर्ड मोशन में इनमें से सेम ऑप्शंस के साथ बताइए, अपवर्ड मोशन में क्या होगा, हम ऊपर जाएंगे तब मतलब ऊपर इसको खींच के लेके जाएंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स एक्ट करनी पड़ेगी कि कम फोर्स एक्ट करनी पड़ेगी। अब तो क्या है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन भी नीचे हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन में से कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी,
जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तब क्या होगा, तब ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला जो है करेक्ट रहेगा। अगर डाउनवर्ड मोशन है तो इस तरीके से, इसी तरीके से सेम अपने को किस में करना है, अपवर्ड मोशन में करना, बस वहाँ पे डायरेक्शन बदल जाएगी। इसकी तो यही रहेगी, एक ही उधर लग जाएगी, एक ही क्या होगी, फ्रिक्शन वाली साइड होगी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एक मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बॉक्स रखा हुआ था 10 kg का, फ्रिक्शनल फोर्स हमारी लग रही थी, हमने कहा कि उसके ऊपर हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई 48 न्यूटन। 48 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव द बॉडी। जस्ट एबल टू मूव, इसका मतलब कौन सी वैल्यू है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। लिमिटिंग को कैसे लिखते हैं हम, एफ एस मैक्स से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली, कोफिशिएंट निकालना था, पुट करके निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आता भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया, 4 में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि इसने बोला कि बॉडी जो है हमने अप्लाई करी फोर्स, बॉडी मूव ही नहीं करी, मूव नहीं करी, इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन वहाँ पे एक्ट कर रहा है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो वहाँ पे क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, दैट्स वाई विच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आए होंगे, तो अपनी प्रैक्टिस करते रहें कंटिन्यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।